वेलकम टू द चैनल, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग द चैनल। मैं आपसे पहली रिक्वेस्ट तो ये करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि जी अगर हमने आपसे अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो हम किस तरीके से करें। तो उसका सबसे आसान हल ये है कि एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन आपको ऑफिस का नंबर आ रहा होगा, आप इस पर कॉल कर सकते हैं और मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने टेलीफोन अपॉइंटमेंट का भी सिलसिला शुरू किया हुआ है। उसमें यह कि एक बड़ी नॉमिनल सी फ़ी है जो आपको टेलीफोन अपॉइंटमेंट के लिए देनी पड़ती है, वो आप पेपैल के थ्रू दे सकते हैं। उसमें जो आप नंबर प्रोवाइड करेंगे उस पर मैं कॉल करूँगा और मैं फिर आपको टेलीफोन एडवाइस दे सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग द चैनल एंड कीप वॉचिंग इमिग्रेशन विद तारिक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता होगा। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है आप इस शो में कॉल कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। उसके अलावा अगेन थैंक यू सो मच कि आप सोशल मीडिया पे शो को सपोर्ट करते हैं। प्लीज़ इसको और शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। अब हम लोग अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे 2-3 क्वेश्चन है आपसे। पूछिए। तो मैं ना यहाँ पे 10 साल के रूट पे हूँ। तो मेरी वाइफ तो ब्रिटिश है, मेरे बच्चे भी दोनों ब्रिटिश हैं। तो मेरे को तीसरी एक्सटेंशन मिल गई है। तो अभी मैं फोर्थ वाली अप्लाई करूँगा। तो मैं पूछना चाहता था कि मैं सिटीजनशिप कब ले सकता हूँ। ओके, पहला सवाल आपका सिटीजनशिप। तो सेकंड, हाँ जी, दूसरा है जी, अब अगर मैं सिटीजनशिप लाइफ में यूके टेस्ट कर लूँ अभी, तो इसका फायदा है मेरे को, क्योंकि आप 3 साल रहते हैं मेरे भी सिटीजनशिप पे में। तो जब परमानेंट देगा 3 साल रहते हैं। तो तीसरा है, अगर मैं इंग्लिश टेस्ट भी कर लूँ तो उसका फायदा है मेरे को अभी तो नहीं। ऑलराइट सर, और कोई सवाल आपका? थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। देखें, पहली बात तो ये आपको पता है कि नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन, जो सिटीजनशिप एप्लीकेशन लोग बोलते हैं, उसको अप्लाई करने से पहले पहली कंडीशन ये है कि आपके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन होना चाहिए। आपने खुद अभी एडमिट किया कि तारिक भाई मैं 10 ईयर रूट पे हूँ और अभी मेरे 3 साल रहते हैं 10 साल पूरे होने में। तो जब आपके 10 साल इस मुल्क में लीगली पूरे हो जाएंगे तो फिर आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई कर सकते हैं। जब एक दफ़ा आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई कर देते हैं तो फिर जो अगली स्टेज है आपकी ब्रिटिश पासपोर्ट हासिल करने के लिए, उसको कहते हैं नेचुरलाइजेशन। क्योंकि आपकी स्पाउस ब्रिटिश हैं, आपको 1 साल और वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इमीडिएटली नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जैसे ही आपका इंडेफिनिट हुआ, क्योंकि आपकी वाइफ ब्रिटिश हैं, आप इमीडिएटली नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ जब नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई करें, एक बात का ख्याल रखें कि होम ऑफिस सख्ती से जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं नेशनलाइजेशन की, जो आपकी डेट ऑफ एप्लीकेशन है, उससे 10 साल पीछे तक जाता है। और अगर उस पीरियड के अंदर आपने कभी ओवरस्टे किया है या इमिग्रेशन कानून की खिलाफ वर्जी की है तो गुड कैरेक्टर के ऊपर वो आपको रिफ्यूज़ कर देते हैं। लेकिन आपके केस में तो आपके 10 ईयर्स लॉफली पूरे हुए हैं, 2.5 साल के वीज़ों के ऊपर। जब पूरे 10 साल हो जाएंगे तो आई होप कि और कोई सिचुएशन आपके लिए ना पेश हो। जहाँ तक बात आती है इंग्लिश टेस्ट एंड लाइफ इन द यूके, देखें जो लाइफ इन द यूके उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, लेकिन जो इंग्लिश टेस्ट होते हैं इनकी 2 साल एक्सपायरी डेट होती है। जो वाहिद रीज़न जहाँ वो एक्सपायरी डेट एक्सपायर नहीं होती कि वो पुराना कोई टेस्ट है जो इस वक्त भी लिस्ट के ऊपर है, मेनली आइल्स, और आपके केस में तो आपने एक दफ़ा भी टेस्ट नहीं दिया, तो बेहतर है आप अभी इंग्लिश टेस्ट ना दें। आप वेट करें जब आपकी बारी आए इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की। आई होप कानून उस वक्त तक चेंज ना हो तो उस वक्त आप इंग्लिश टेस्ट दे दें। लेकिन अगर आपने अभी इंग्लिश टेस्ट दिया तो वो 2 साल वैलिड होता है। लेकिन लाइफ इन द यूके की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, तो वो अगर आप अभी देना चाहें इट विल बी वैलिड टिल आपकी बारी हो सेटलमेंट की एंड फिर बाद में नेचुरलाइजेशन। सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट आपकी फ्यूचर एप्लीकेशंस के अंदर। थैंक यू सर। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर। जी भाईजान, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो यूरोप से लोग आते हैं उनके साथ जो डिपेंडेंट होते हैं, मसलन फैमिली जो होती है, वो उधर से 6 महीने का वीज़ा लेके आते हैं, फिर इधर से 5 साल का वीज़ा उनको इशू होता है। तो जब उनका परमानेंट अप्लाई करना है वो कब से शुरू होता है, कब मसलन उसका फ्रेमवर्क क्या है? इधर पूरे 5 साल करने होते हैं या जो कार्ड मिलता है
उसके 5 साल पूरे करने होते हैं। प्लीज इसको जरा हाईलाइट कर दें। बड़ी मेहरबानी, ये आपने बड़ी अच्छी बात अभी मुझे बोली है, तो ज़रा इसको गौर से सुनिएगा। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पर्सन है इस सारे प्रोसेस के अंदर, मैं रिपीट करता हूँ, सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है इस प्रोसेस के अंदर वो है स्पॉन्सर, मीनिंग आपकी फैमिली के अंदर जो ईईए नेशनल है। जब हम ईए नेशनल यानी कि उसको हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं स्पॉन्सर, जब हम उसकी बात करते हैं तो मेनली ये हम बात करें जो बेसिक एप्लीकेशंस होती हैं। अगर आपकी उससे कोई तीसरी तरह की थी, आई डू अपोलोजाइज, लेकिन स्पॉन्सर के अंडर, ईए स्पॉन्सर के अंडर दो तरह के लोग आते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स या फैमिली मेम्बर्स। जारी बात है एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर होते हैं जो ड्यूरेबल रिलेशनशिप के अंदर हैं, या एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर के अंदर वो होते हैं जो पुराने कवानीन में भाई बहन या अब के कवानीन में भी इन लॉज वगैरह आते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम बात करते हैं ड्यूरेबल रिलेशनशिप की एंड स्पाउसेस की। तो पहले हम बात करते हैं स्पाउस की। अगर हम स्पाउस की बात करें जो डायरेक्ट फैमिली मेम्बर होता है, तो जो स्पॉन्सर है, पहली कंडीशन है कि उसको यूके में 5 साल हो जाए। सेकंड कंडीशन है कि इन 5 साल के दौरान कंटिन्यूसली उस स्पॉन्सर ने ट्रीटी राइट एक्सरसाइज किए हों, यानी कि उस स्पॉन्सर ने 5 साल लगातार काम किया हो। फिर जब वो स्पॉन्सर अप्लाई करेगा अपना इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए, वो साथ अपना डिपेंडेंट, इन दिस केस फैमिली मेम्बर, साथ लगा सकता है, जो हम स्पाउस वगैरह को कहते हैं। कभी कभी ये होता है कि स्पॉन्सर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई नहीं करता, लेकिन अगर उसका डिपेंडेंट यानी कि जो उसका फैमिली मेम्बर है या स्पाउस, अगर वो एप्लीकेशन डाल रहा है तो उसको अपनी एप्लीकेशन में ये शो करना होता है कि उसके स्पॉन्सर को यहाँ 5 साल हो गए, उनकी रिलेशनशिप को यहाँ 5 साल हो गए हैं, शादी को, एंड पूरे 5 साल स्पॉन्सर ने ट्रीटी राइट एक्सरसाइज के, यानी कि की इन्फॉर्मेशन स्पॉन्सर की देनी होती है। एक इसमें एक छोटी सी लोगों को बात बता दूं जो वो मिसअंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि जो पीरियड होता है 5 साल का, वो वीज़े से शुरू नहीं होता, आपकी डेट ऑफ मैरिज से शुरू होता है। यानी कि कभी कभी होता है कि लोगों की शादी हुई होती है लेकिन वीज़े उनको 2-1 साल के बाद मिलते हैं। फैमिली मेम्बर की बात कर रहा हूँ, एक्सटेंडेड पे भी आता हूँ, लेकिन उनको वीज़े 2-1 साल के बाद मिलते हैं। तो फिर उनको 2 साल जब वीज़ा मिला उधर से 5 साल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, शादी से वो पूरे 5 साल ऐड कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू उनके स्पॉन्सर ने ट्रीटी राइट एक्सरसाइज किए हों यूके के अंदर। सो ये बात क्लियर होगी स्पाउसेस की जो डायरेक्ट फैमिली मेम्बर में आते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर की, जिसमें ड्यूरेबल रिलेशनशिप आ जाती है। उसमें जज ने रिसेंटली, कुछ अर्सा पहले, वरना ऐसे रिसेंटली इस साल की बात नहीं है, पर जज ने कोर्ट में ये फाइंडिंग दी है कि जब तक होम ऑफिस आपको रेजिडेंट कार्ड इशू करके नहीं देता, हम उस पीरियड को क्वालिफाइंग पीरियड रिकग्नाइज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एक बंदा कहता है कि जी मेरी ड्यूरेबल रिलेशनशिप है अपने स्पॉन्सर के साथ, वो एप्लीकेशन डालता है लेकिन होम ऑफिस उसको वीज़ा काफ़ी अरसे के बाद देता है। तो अगर आप देखें कि कोर्ट में क्या बोला गया है, तो जज ने ये बोला है कि जी जब होम ऑफिस एक्नॉलेज करेगा उस रिलेशनशिप को, उधर से हम टाइम ऐड करना शुरू करेंगे। मैंने फिर वो केस लॉ भी थोड़ा डिटेल में पढ़ा, मेरी उसमें अंडरस्टैंडिंग ये है कि एप्लीकेशन से काउंट करना चाहिए मेरी नज़र में, बिकॉज एप्लीकेशन के वक्त बंदे ने बोला कि जी इस दिन से हमारी रिलेशनशिप शुरू हुई है, और होम ऑफिस ने अगर उसकी बेसिस पे कार्ड इशू किया है तो कार्ड से काउंट नहीं होना चाहिए टाइम, एप्लीकेशन होना चाहिए। लेकिन ये बड़ा एक आप समझ लें कानूनी नुक्ता है, लेकिन अगर आप बड़ा बेसिक तरीके से समझना चाहते हैं तो जी जब आपको रेजिडेंट कार्ड इशू हुआ एज एन एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर, उधर से 5 साल ऐड होते हैं। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, लेकिन अगर आपकी शादी हुई है अपने स्पॉन्सर से तो शादी से 5 साल, और अगर शादी नहीं, आप ड्यूरेबल रिलेशनशिप के ऊपर हैं तो कार्ड मिलने से 5 साल, जबकि मैं बोलता हूँ एप्लीकेशन डालने से, अगर उस एप्लीकेशन की बेस पे कार्ड मिल गया, लेकिन वो एक कानूनी नुक्ता है, उस पर मैं किसी और वक्त डिटेल में बात करूँगा। लेकिन जो मेन चीज़ है इन सारी एप्लीकेशंस के अंदर कि एप्लीकेंट जो नॉन ईए नेशनल है उसकी इतनी वैल्यू नहीं है जितनी स्पॉन्सर की, बिकॉज अगर स्पॉन्सर अपनी कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाता तो जो उसके डिपेंडेंट, चाहे वो डायरेक्ट फैमिली मेम्बर हो या एक्सटेंडेड हो, वो कुछ भी नहीं यहाँ कर सकते, बिकॉज वो ट्रीटी राइट्स के अंडर आते हैं। सो थैंक यू, आई होप मैंने कॉम्प्लिकेट नहीं किया अपने जवाब को, मैंने सिंपल वर्ड्स में आपको बताया। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का सर। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं एकता बोल रही हूँ। जी जी हेलो जी, एकता आप टीवी पे मेरी आवाज़ ना सुने, आप सिर्फ टेलीफोन पे अपना सवाल पूछ लें और फिर टीवी पे मेरा जवाब सुन लें। ओके
मेरा सवाल ये है कि मेरे हस्बैंड इंडिया में हैं और मैं यहाँ पे ब्रिटिश सिटीजन हूँ। मेरी एक बेटी है जो ब्रिटिश सिटीजन है और मैं अभी प्रेग्नेंट भी हूँ। और मैंने पहले भी मेरे हस्बैंड के लिए अप्लाई किया था पर वो रिजेक्ट हो गया था। और अभी मैं इंडिया से वापस आई हूँ तो मैं इमिडिएटली अप्लाई कर सकती हूँ। और आपकी रिक्वायरमेंट आप मीट करती हैं अपेंडिक्स एफएम की? सैलरी जी। अभी मैं काम करना शुरू किया है मैंने। ऑलराइट, मैं एकता आपको मेरे ख्याल से 3 या 2 मेन बातें बताऊंगा, या लेट्स से 3 मेन बातें बताऊंगा, आप जरा प्लीज उसको नोट कर लें। हाँ जी। थैंक यू सो मच एकता एंड कंग्रेचुलेशंस आपका। अच्छा, अब एकता मैं आपको 3 बातें जो बताने लगा हूँ रिवर्स ऑर्डर में बताऊंगा, और मैं पहले आसान बात बताऊंगा, फिर थोड़ी मुश्किल बात बताऊंगा, और फिर सबसे मुश्किल बात बताऊंगा। तो सबसे आसान काम तो ये है एकता कि आप फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को सीधा सीधा मीट करें। यानी कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो 1 साल वेट कर लें, बिकॉज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे, या अगर आप लिमिटेड कंपनी की मालिक हैं तो कानून कहता है कि आपको 1 ईयर वेट करना है और उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो 6 महीने जब आपकी एम्प्लॉयमेंट हो जाए अपने एम्प्लॉयर के साथ, यू कैन मेक द एप्लीकेशन। तो अभी आप अगर वापस आई और आपकी कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट ब्रेक हो चुकी थी तो फिर आप आराम से पहले नई एम्प्लॉयमेंट सीख करें, और उसके बाद जब आपके 6 महीने हो जाएं तो आप अपने हस्बैंड को स्पॉन्सर करें। मुझे नहीं पता कि प्रीवियस एप्लीकेशंस आपकी क्यों रिफ्यूज़ हुई हैं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू। तो ये तो होता है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, तो ये आसान काम है। आई नो इसमें थोड़ा पेशेंस आपको शो करना पड़ेगा, इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू, बट समहाउ अगर आप फैमिली से मदद लेके किसी तरीके से, आई नो यू विल हैव 2 चिल्ड्रन नाउ टू लुक आफ्टर, लेकिन आई होप आपके एक्सटेंडेड फैमिली है इधर जो आपको थोड़ा सा हेल्प कर दे, दैट यू आर एबल टू गो एंड स्टार्ट अ जॉब, और आप जॉब कर सकें, यू कैन स्टार्ट अर्निंग 18,600। तो ये तो है जो आसान काम है, क्योंकि 18,600 इसलिए भी बोला कि आपके 2 बच्चे ब्रिटिश हैं जिस तरह आपने बोला। अब आ जाएँ थोड़ा सा मुश्किल काम, जो अपेंडिक्स एफएम है, अगर उसके अंदर पढ़ा जाए तो उसमें ये भी बोला गया है, और कुछ 1 साल 1.5 साल पहले ये उसमें आई थी अमेंडमेंट, कि हम लोग ओवरसीज़ इनकम भी काउंट करेंगे, हम लोग प्रोस्पेक्टिव इनकम भी काउंट करेंगे, और हम लोग थर्ड पार्टी सपोर्ट भी अपेंडिक्स एफएम के अंदर काउंट करेंगे। मीनिंग जो हम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस कहते हैं, यानी कि अगर आप बोलें कि जी मेरे हस्बैंड इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, देयर इज़ अ प्रोस्पेक्ट कि वो इधर आएंगे, नौकरी शुरू करेंगे, ये देखें मैंने थोड़ी रिसर्च की, उनको 18,600 से ऊपर नौकरी मिल जाएगी, या कोई पोटेंशियल जॉब ऑफ़र भी है, या अगर कोई अपने होम कंट्री इंडिया में अगर वो हैं वहाँ कोई इनकम कमा रहे हैं और उसकी वैल्यू इनकम जो वो कमा रहे हैं 18,600 से ज़्यादा है, तो आप उसको भी टेक्निकली यूज़ कर सकते हैं। उसको कहते हैं एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, जो कानून में थोड़ी अमेंडेड है। इसको मैं क्यों थोड़ा मुश्किल बोल रहा हूँ कि अगर पढ़ा जाए तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन समहाउ देखने में आया कि होम ऑफिस वाले उसको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते। तो अगर वो उसको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करेंगे उस एलिमेंट ऑफ लॉ को, हालांकि आप समझा रहे हैं होम ऑफिस को किस बेसिस पे मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए कि उनकी पोटेंशियल अर्निंग है, और वो ना बोल दें, तो एटलीस्ट जब आप, क्योंकि आपको पता है एंट्री क्लियरेंस केसेस में आप इस चीज़ से गुजर चुकी हों, हियरिंग्स ऑलमोस्ट 10 मंथ्स के बाद आती हैं, तो मे बी आप जज के आगे बोल सकते हैं कि जब कानून इस बात की इजाज़त देता है अपेंडिक्स एफएम में कि मैं पोटेंशियल इनकम को अकाउंट फॉर करवा सकती हूँ, तो वाई दे नॉट गिविंग वीज़ा टू माई हस्बैंड। तो वो जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं या जो एक्सेप्शनल फैक्टर्स हैं अपेंडिक्स एफएम में, वो आप यूज़ कर सकते हैं, जो थोड़ा मुश्किल तरीका है। फिर जो बहुत मुश्किल तरीका है वो है कि अगर आप ह्यूमन राइट्स के ऊपर रिलाई करें। देखें टेक्निकली तो जो भी एप्लीकेशन होती है, जो भी एप्लीकेशन कह रहा हूँ, टेक्निकली जो भी अपील होती है वो ह्यूमन राइट पे ही होती है, लेकिन कोर्ट ऑफ अपील ने ये बोला है कि अगर आप इमिग्रेशन रूल को पूरा कर पाते हैं तो ये बड़ा डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन राइट एप्लीकेशन के ऊपर। तो इस तरह फिर हम लोग अपील को इस तरह जीतने की कोशिश करते हैं कि जी बंदा इमिग्रेशन रूल को फुलफिल करता है, एंड अकॉर्डिंग टू द केस लॉ आर्टिकल 8 पे इसको वीज़ा मिलना चाहिए, बिकॉज इमिग्रेशन रूल को ये फुलफिल कर रहा है। वो एक तरह से बैक डोर है टू गेट इनटू ह्यूमन राइट अपील्स। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही ह्यूमन राइट पर रिलाई करेंगे तो वहाँ थोड़ा सा मुझे जो मसला नज़र आ रहा है जज कैन से कि जी कभी तो आपके हस्बैंड आपके साथ रहे नहीं, यू बीन एबल टू कोप विद योर चिल्ड्रन विदाउट हिज नीड विद यू, बिकॉज आप इधर बेस्ड हैं, आप इंडिया चले जाएं, सो कहने का मतलब वो और भी मुश्किल हो जाता है। सो ऑप्शन 1 एंड 2 आप देखें, एंड बिफोर यू इवन थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, जो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि शो का फॉर्मेट है आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना, इट्स नॉट फॉर एडवाइस। तो आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं, जो ऑप्शन नंबर 2 है जिसमें एक्सेप्शनल फैक्टर्स आते हैं अपेंडिक्स एफएम के अंदर, उसको डिस्कस करें एंड सी कि क्या प्रॉस्पेक्ट है, बिकॉज आई डू नॉट नो आपके हस्बैंड के फ्यूचर
प्रॉस्पेक्ट या जॉब के क्या हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, इंडिया में क्या कमा रहे हैं और आपने पहले क्या क्या किया है, दोज काइंड ऑफ फैक्टर्स डू कम इन टू प्ले अगर आप सेकंड वाली ऑप्शन पे जाते हैं जो एक्सेप्शनल फैक्टर्स आते हैं अपेंडिक्स FM में। बट दैट अगेन इज़ आई वुडंट से इम्पॉसिबल टास्क, लेकिन देखने में कि होम ऑफिस उसको काफ़ी डिफ़िकल्ट तरीके से देखता है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल करना। आई विश यू, दिल से दुआ करता हूँ कि एज अ फैमिली यूनिट यू गेट टुगेदर वेरी सून। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सर। और कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। जी एक्चुअली मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मैं 10 साल से ऊपर हो गए हैं मुझे यूके के अंदर कॉन्टिन्यूसली रहते हुए, और मेरे पास कोई लीगल स्टेटस नहीं है, और मैं अभी अपने पार्टनर के साथ रह रहा हूँ, उसके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, नेशनैलिटी हम दोनों की एक ही है। तो अभी ऐसा है कि मैं शादी करना चाहता हूँ, बट मुझे पीछे मेरा असाइलम हुआ था, तो असाइलम उन्होंने इतनी बुरी तरह उन्होंने मेरा रिफ्यूज किया है कि मेरे को ना इतना अभी मैं परेशान हो गया। मेरे को शादी करने से भी एक तरह का एक डर बैठ गया है मन में, क्या शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मेरा रिफ्यूज किया था, तो मैं शादी का रिस्क अभी लेना नहीं चाहता था, पर करना चाहता हूँ शादी। अभी जैसे पासपोर्ट भी है, लीगल वैलिड पासपोर्ट है, और अभी बच्चा भी नहीं है। तो मेरे जो करंट सोलिसिटर है उसने मुझे सजेस्ट किया कि आप जो है ना अभी शादी का जो है ना पंगा ना करें, क्योंकि ये आपको पासपोर्ट भी है और बच्चा भी नहीं है, तो वो तुम्हें इजीली भेज सकते हैं। Alright, तो अभी मुझे कोई स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्शंस बताइए। अभी मेरे पास स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्शन क्या है कि मैं अभी कौन सा लॉ मेरे पे अप्लाई होता है? मैंने सुना है कि 2 साल का लॉ है, आप इकट्ठे रह लेते हैं, या फिर आप शादी कर लें, या फिर कोई अदर ह्यूमन राइट का कोई लॉ है, कुछ बताएं मेरे लिए। बिल्कुल। आपका नाम क्या था? जी मेरा नाम रिजवान। ओके रिजवान, आप जब अपना सवाल कर रहे थे तो मुझे कान में बोला गया कि हमारा पहली ब्रेक का भी टाइम हुआ है, तो मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया रिजवान। ब्रेक के बाद आके सबसे पहले मैं आपका जवाब दूंगा और उसके बाद हम और कॉल्स लेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले देयर इज़ शो की ईमेल एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, एंड अगेन आई एम रियली ग्रेटफुल, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सपोर्ट करें शो को सोशल मीडिया के ऊपर और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अब हम ब्रेक पे जाएंगे एंड इंशाल्लाह आई विल टेक सम मोर कॉल्स आफ्टर द ब्रेक, बट पहले मैं रिजवान का जवाब दूंगा। सो आई विल सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स, अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज। हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं। अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001। Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. वेलकम टू वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स वीडियो व्लॉग। अगर आपका कोई लैंडलॉर्ड डिस्प्यूट है, कोई लीज का मैटर है, आपका कोई बिजनेस डिस्प्यूट है या कोई लिटिगेशन का इशू है, आप हमसे रुजू कर सकते हैं। जो हमारी इनिशियल कंसल्टेशन है, अगर आप इस वीडियो का रेफरेंस देंगे, इस व्लॉग का रेफरेंस देंगे, तो आपकी इनिशियल कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस कंसल्टेशन के अंदर हम आपका लिटिगेशन या आपका डिस्प्यूट सुनेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि आपकी कॉस्ट क्या हो सकती है इसको परस्यू करने की। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले रिजवान ने कॉल किया। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ एक तरह से ओवरस्टेयर हूँ, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। एक खातून है जिनसे मेरी रिलेशनशिप है और मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे लिए आगे ऑप्शंस क्या हैं, तो मैं शादी करूँ या क्या करूँ। ओके रिजवान, देखो पहली बात है कि शादी को एक सेकंड के लिए हम साइड पे रखते हैं। पहले मैं ये डिस्कस आपसे करना चाहता हूँ कि आया आपका प्रॉस्पेक्ट ऑफ सक्सेस क्या है एप्लीकेशन को आगे ले जाने में। और यह आपने बड़ा अच्छा सवाल किया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को इस चीज़ की प्रॉब्लम होती है।
तो पहले तो हम स्टार्ट ऑफ करते हैं कि पार्टनर की डेफिनेशन इमिग्रेशन रूल के अंदर क्या है। यानी कि अगर आप पार्टनर या रिलेशनशिप में हो किसी ऐसे बंदे के साथ जो ब्रिटिश है, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है उनके पास, या रेफ्यूजी स्टेटस है, तो अगर हम पार्टनर की डेफिनेशन को देखें तो ऑफ कोर्स पहली डेफिनेशन ये है कि जी या तो आपकी शादी हुई हो उनके साथ, एंड जारी बात है इमिग्रेशन का जो यहाँ का कानून है वो रिकग्नाइज़ नहीं करता जो आप निकाह करते हैं मस्जिद में जाके, दे ओनली रिकग्नाइज जो आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके शादी करते हैं। उसके अलावा जो पार्टनर की डेफिनेशन है वो उन लोगों की है जो 2 साल से रिलेशनशिप के अंदर हैं। अगर आप इमिग्रेशन कानून पढ़ें तो उन्होंने कहा है कि होम ऑफिस की पॉलिसी पढ़ें तो वो कहते हैं कि जी 2 साल से एक एड्रेस पे रह रहे हों, जबकि एक कोर्ट में जज ने कहा है कि एज लॉन्ग एज दे आर इन अ रिलेशनशिप इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो एक ही एड्रेस के ऊपर रहें। तो वो एक इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है एक केस लॉ के अंदर, बट कहने का मतलब 2 साल की रिलेशनशिप। तो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स से कि आप पार्टनर हैं, या तो आप 2 साल से इकट्ठे रह रहे हैं या आई गिव इट यू कि आपने एक तरह से शादी कर ली। अब आ जाते हैं अगली स्टेज पे। अब जारी बात है इसमें कोई दो राय नहीं, आपने खुद कहा कि जी मैं ओवरस्टेयर हूँ। यानी कि अगर पहला पार्ट हम टिक भी कर लेते हैं कि आप पार्टनर हैं, मीनिंग या शादी करके या 2 साल से रिलेशनशिप के अंदर रह के आप पार्टनर हैं, तो अगला स्टेप है कि आप अपेंडिक्स FM के अंडर अप्लाई करेंगे। अब अपेंडिक्स FM की जो एक मेन रिक्वायरमेंट है कि आपके पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए, जो कि आपके पास नहीं है। आपने खुद एडमिट किया कि जी मेरी अपील राइट्स एग्जॉस्ट हो चुकी है, मेरा असाइलम ख़त्म हो चुका है। तो फिर 2 तरह की एक्सेप्शंस अप्लाई होती हैं। पहले हम आसान वाली एक्सेप्शन की बात करते हैं जिसमें अक्सर लोग आते हैं, वो ये है कि आया आपका बच्चा है अपने पार्टनर के साथ या स्पाउस के साथ, या उनका किसी और रिलेशनशिप की वजह से कोई बच्चा है एंड यू हैव पेरेंटल राइट्स एंड पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद दैट चाइल्ड। तो वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड केस बन जाता है, बिकॉज अंडरस्टूड बात है, उस पर जो कानून की शिक पड़ती है वो बड़ी आसान है, फिर ओवरस्टे मैटर नहीं करता। अगर आपका बच्चा है उनके साथ या उनका अपनी किसी प्रीवियस रिलेशनशिप से बच्चा एंड यू हैव पेरेंटल रिलेशनशिप विद दैट चाइल्ड, तो ये तो आसान हो जाता है। फिर एक मुश्किल कड़ी आती है जहाँ यंग कपल्स, या चलें यंग भी ना हो बट कोई चाइल्ड इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें जो टेस्ट है वो इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल का है। और इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल बड़ा क्लियरली डिफाइन हुआ है पॉलिसी के अंदर, जिसमें चीज़ें आ जाती हैं द एबिलिटी आपके स्पाउस की और आपकी टू गो एंड लिव इन योर होम कंट्री, कि किस टाइप की डिफ़िकल्टीज़ आपको होंगी उसमें। लॉफुल एंट्री इनटू द कंट्री, कल्चरल बैरियर्स, कोई मेंटल एंड फिज़िकल बैरियर्स, ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके केस में रिजवान, आपने ऑलरेडी कहा कि जी बच्चे तो हैं नहीं, तो अगर फॉर द आर्ग्यूमेंट से अगर मैं पार्टनर वाली कैटेगरी में आपको टिक भी कर देता हूँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए ये है कि किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं, अपने फैक्ट्स डिस्कस करें उनके साथ, और वो फिर आपको बताएंगे कि आपके केस में इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल हैं या नहीं। अगर आपकी लाइफ और आपके फैमिली सर्कमस्टांसेस, फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस, इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, आपकी फियांसे, वाइफ, जो भी आप उनको नाम देना चाहते हैं, पार्टनर, वो सुन के बोलते हैं कि दे आर नो इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स, तो फिर अंडरस्टूड बात है कि यार यहाँ से अपने केस को फाइट करने में यू विल इनकर अ लॉट ऑफ कॉस्ट, अ लॉट ऑफ टाइम, एंड मे बी यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। तो बेहतर है कि आप अपनी होम कंट्री में जाएं या आपको वहाँ फॉलो करके शादी करें एंड देन यू ट्राई टू कम बैक एंट्री क्लियरेंस स्पाउस के ऊपर। लेकिन आपके सर्कमस्टांसेस सुनने के बाद अगर एक कॉम्पिटेंट पर्सन आपको बोलता है कि यार हमारी नज़र में दे आर इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स एंड मेरिट है इस केस में इसको फाइट करने का, देन बाय ऑल मीन्स यू गो अहेड एंड फाइट योर केस इन विद द होम ऑफिस, और अगर वो ना बोलें यू फाइट योर केस इन कोर्ट। सो कहने का मतलब है कि वो इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल आपके केस में है नहीं, दैट इज़ द टेस्ट। तो अब इस बात की फ़िक्र ना करो मैं शादी करूं या ना करूं, आप इस बात की फ़िक्र करो कि इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल हैं या नहीं, बिकॉज शादी करके भी अगर आपके इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल नहीं पड़ते तो फिर क्या फ़ायदा, यू विल स्टिल बी इन द सेम सिचुएशन। तो उससे तो बेहतर आप इतना टाइम ज़ाया ना करो एंड यू गो बैक टू योर होम कंट्री, यू इन अ जेन्युइन रिलेशनशिप, यू ट्राई कमिंग बैक एज अ ऑन अ स्पाउस वीज़ा। तो गो टू समबडी कॉम्पिटेंट, डिस्कस ऑल दिस फैक्टर्स, बिकॉज यार देखो मैं एक बात लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अपने इमिग्रेशन को हल करना है देन फाइट फॉर इट, और अगर यहाँ से नहीं होता यू इन ए जेन्युइन कपल, गो बैक इन टू इट। बिकॉज ये जो लोग कहते हैं ना जी साल लग जाता है, 1.5 लग जाता है, यार यकीन करो मैं आपको बताता हूँ टाइम का पता भी नहीं चलता, और सही तरीके से फॉलो करो अपनी लाइफ को, यू हैव अ लॉट टू लिव फॉर इन द फ्यूचर। I wish you all the best, Rizwan, and I hope you do the right thing for yourself. Insurmountable obstacle को please यार ध्यान में रखना। Thank you for your call यार। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। तारिक साहब है?
जी बिल्कुल, आप मेरे यार प्लीज़ आवाज़ टीवी पे ना सुने, मुझसे टेलीफोन पे सवाल पूछ लें और टीवी पे मेरा जवाब सुन लें। हाँ जी। मैंने सवाल मेरा ये था सर कि मेरी वाइफ के पास ना स्पाउस वीजा है और उनका वीजा लगा था जुलाई 2014 को, और वो जुलाई 2014 में ही आ गई थी यूके में। जी जी उस वक्त तो 2 साल 11 महीने का वीजा दिया था उधर से, पाकिस्तान से उन्होंने। जी सर। फिर इधर आके उन्होंने एक्सटेंशन करवाई तो वो 2 साल 6 महीने की एक्सटेंशन दी उन्होंने। जी सर। अभी उनके 5 साल जो है ना वो 12 जुलाई 2014 को उनकी एंट्री हुई थी इधर यूके में। जी सर। उनके 5 साल पूरे हो जाते हैं जुलाई 2019 में। जी। लेकिन उनका वीजा जो है ना वो नहीं एक्सपायर होता तकरीबन नवंबर 2019 जी सर। तक। मुझे सिर्फ पूछना ये है कि वो कब इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकती हैं, जुलाई 2019 में, कि उनको वेट करना पड़ेगा 2000 जब उनका जो है वीजा एक्सपायर होता है, कार्ड जो है मैं आपको अर्ज कर देता हूँ, मैं अर्ज कर देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। सर जब आप इंडेफिनेट लीव टू रिमेन अप्लाई करते हैं स्पाउस की बेस पे, तो अगर आप उसके इमिग्रेशन रूल भी पढ़ें तो वो ये कहते हैं कि एट द टाइम ऑफ योर एप्लीकेशन आपको 60 मंथ्स इस कंट्री में स्पाउस वीज़े के ऊपर हो गए हों। तो इन अदर वर्ड्स आपने अपना ओरिजिनल स्पाउस वीज़ा जब वो एंटर हुई थी इस मुल्क में उससे 60 मंथ्स और ऐड ऑन करने हैं। जो एक्स्ट्रा टाइम आपको मिला जाता है वो कभी कभी इसलिए भी ऑटोमेटिकली मिल जाता है कि आप बीच में इन टाइम एप्लीकेशन डालते हैं, 6-6 महीने 7-7 महीने होम ऑफिस उस एप्लीकेशन का डिसीजन नहीं देता, और जब बाद में देता है तो वो उस डेट से वीज़ा लगा के देते हैं। तो इसलिए आपका अक्सर वीज़े में और 60 महीने पूरे होने में कभी कभी 1.5 साल का भी गैप आ जाता है। नॉट कि आपको 60 महीने पूरे नहीं होते बिकॉज होम ऑफिस ने इतना टाइम लगाया होता है एक्सटेंशन देने में, लेकिन वो सारा पीरियड लॉफुल कंसिडर होता है एज लॉन्ग एज आपने इन टाइम एप्लीकेशन डाली। तो सब्जेक्ट टू बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी हैं, आप बस इस बात का ख्याल रखें कि जब भी वो सेटलमेंट अप्लाई करने जा रही हैं प्रीवियस 60 मंथ्स आपकी वाइफ वाज हेयर ऑन अ स्पाउस वीज़ा। तो इस तरह आप बोल रहे हैं तो वो जिस तरह आपने खुद बोला जुलाई 2019 का टाइम बनता, यू डोंट हैव टू वेट फॉर द वीज़ा टू एक्सपायर। विश यू ऑल द बेस्ट इन दैट एप्लीकेशन सर। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सॉरी आई थिंक उनकी लाइन ड्रॉप हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारिक भाई क्या हाल है? ठीक, अल्लाह का शुक्र सर, आपका क्या हाल है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लगता है इस भाई वीक बड़ा अच्छा वेदर होने लगा है, इसलिए तैयार जी हो जाएं जी सारे। वेदर तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है आज वेदर। तो आपसे कॉल भी मिल गई है तो और अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच सर। अपना सवाल पूछिए बॉस। तारिक भाई मैं यूरोपियन नेशनल हूँ और मेरे साथ मेरी फैमिली है, 3 बच्चे और मेरी वाइफ। वाइफ के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, उस पे 5 साल का वीजा लगा हुआ है। पता करना था सेटल स्टेटस के बारे में कि मुझे इधर आए हुए 5 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे काम करते हुए तकरीबन 4.5 साल हुए हैं। जी सर। एक सवाल, और दूसरा के आया मेरी वाइफ के पास पासपोर्ट पे वीजा लगा हुआ है, उसका बायोमेट्रिक कार्ड नहीं है, तो पासपोर्ट भी ऑलरेडी खत्म है और दूसरा उसका जो पासपोर्ट मैंने बनाया नया बनाया और पासपोर्ट पुराने वाले पे वीजा लगा हुआ। जी सर। तो ये हम सब पूरी फैमिली इकट्ठा अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? प्लीज ये जरा बता दें। थैंक यू सो मच सर आपकी कॉल का। तो पहले तो हम ये प्री सेटल स्टेटस की थोड़ी सी बात करते हैं। होम ऑफिस ने अभी तक तो ये बोला हुआ है, और जाहिर बात है अगर ब्रेक्सिट में कुछ आगे पीछे ऊंच नीच हो गई तो ये सब कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन इस वक्त होम ऑफिस ने ये बोला है कि जो भी यूरोपियन यूनियन इधर हैं उनको उन्होंने डेडलाइन दे दी है कि दिसंबर 2020 तक वो प्री सेटल स्टेटस अप्लाई कर दें, बिकॉज उसके बाद हम उनको नहीं देंगे। एक एक्सेप्शन उन्होंने दी है, डेडलाइन 6 महीने और, यानी कि जून 2021। यानी कि उन्होंने कहा जी जो दिसंबर 2020 से पहले आ गया ठीक है, उनको हम इजाज़त देंगे कि वो जून 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं प्री सेटल स्टेटस, उसके बाद सारे ख़त्म, यानी कि दिसंबर के बाद ही एक तरह से ख़त्म। तो अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ मेरी नज़र में आपको क्या, नॉट मेरी नज़र में, एक इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। अब आपके पास ऑप्शन ये है कि जी प्री सेटल स्टेटस शुरू हो गया, आप अप्लाई करते हैं, और जारी बात है जब प्री सेटल स्टेटस आप अप्लाई करेंगे तो वो आपको दोबारा से 5 साल का वीज़ा देंगे, और जारी बात है आप पिछला अपना पीरियड ऐड कर सकते हैं। 6 महीने बाद प्री सेटल स्टेटस मिलने के 6 महीने बाद ही आपके 5 साल पूरे हो जाएंगे और आप फिर परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं विद योर फैमिली। तो मेरी नज़र में कि क्योंकि आपको वैसे भी दिसंबर 2020 तक इजाज़त है वेट करने की, और अगर 5 महीने बाद आपके वैसे ही
6 महीने बाद आपके वैसे ही 5 साल पूरे हो जाते हैं, तो यू डोंट हैव टू डू द प्री सेटल स्टेटस राइट नाउ। आप आराम से बैठें, जब 6 महीने बाद आपके 5 साल पूरे हो जाएं, एक ही दफ़ा पीआर अप्लाई कर दें, और जब आप अपने लिए पीआर अप्लाई करेंगे और एज लॉन्ग एज आपके डिपेंडेंट को भी आपके साथ इस मुल्क में 5 साल हो गए, जो कि लग रहा है हो जाएंगे जिस तरह आपने बोला है 6 महीने बाद, तो आप उनको भी एज ए डिपेंडेंट अपनी एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं इन बच्चों को। सो आपको प्री सेटल स्टेटस डालने की ज़रूरत नहीं अनलेस यू वांट टू। आप 6 महीने बाद एक ही दफ़ा पीआर डाल सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंस, और अपने डिपेंडेंट्स को बीच में ऐड कर लें। जहाँ तक वाइफ के पासपोर्ट और उसकी बात है, ऑफ कोर्स आपको भी ये बात पता, अगर नहीं भी है तो मैं बता दूं, ये बड़ी ट्रिकी बात है कि होम ऑफिस ने कहा हुआ है कि अगर आपको दोबारा से रेजिडेंट कार्ड इशू करवाना है क्योंकि पासपोर्ट चेंज हो गया या आपने गुमा दिया, तो आपको नए सिरे से सारी एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। तो इसमें वो वाला चक्कर नहीं जो बायोमेट्रिक वालों के लिए होता है कि जी सिर्फ एक छोटा सा फॉर्म भरना है और वो बायोमेट्रिक कार्ड इशू करके नया बीआरपी कार्ड दे देते हैं। इसमें आपको पूरी डायरेक्ट फैमिली मेम्बर की एप्लीकेशन दोबारा से भरनी पड़ती है, लेकिन इतना ज़्यादा स्क्रूटनाइज नहीं करते, बट फिर भी सारी रिक्वायरमेंट्स आपको दोबारा से शो करनी पड़ती हैं कि आप मीट कर रहे हैं, यानी कि एग्जैक्टली काम कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट, इन समरी, आपकी मर्जी है कि प्री सेटल स्टेटस अभी ले लें पूरी फैमिली का, एंड 6 महीने बाद पीआर करवा लें, या बिल्कुल प्री सेटल स्टेटस अभी ना लें, बिकॉज आपको इजाज़त है दिसंबर 2020 तक प्री सेटल स्टेटस लेने की, और दिसंबर 2020 से पहले ही आपके 5 साल पूरे हो जाएंगे इस मुल्क में, तो आप पीआर अप्लाई कर देना। ऑफ कोर्स दिस इज़ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ कि अभी क्या हो रहा है, शायद ब्रेक्सिट की वजह से और जो आजकल नेगोशिएशंस चल रही हैं चीज़ें और चेंज हो जाएं, बट आई डाउट कि इतनी ज़्यादा चेंज होंगी। थैंक यू सो मच सर आपकी कॉल का, आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Hello, assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। I needed some advice, please. I'm looking for some advice for a Tier 4 student who's actually finished his master's degrees last January. So the Home Office is due to, the university actually told the Home Office people that the course is finished, so it's likely that the visa will be curtailed. At the moment, the visa is valid till 2020. But if it's curtailed, then obviously they'll do it in the next couple of months. But we are changing our visa status because the person in question is married to a British national, so we're in the process of applying, and hopefully we'll apply by the beginning of next month. The question is, when we submit the application, can the student actually work full-time, or will there be any restrictions on the hours? At the moment, the hours are restricted to 20, 21 hours, something like that. All right, I'll explain that. Once the spouse visa is applied for, I'll give you the answer. That's not a problem. It's a very straightforward question. That's not an issue, I can tell you that. If that is the only... Is there any other question you have? Basically, if any work will jeopardize, so we want to know about the work position. All right, basically. I'll appreciate that. No problem, sir. I'll let you know. First of all, I want to make clear, because the format of the show is I cannot give you any advice. So the format of the show is I give you information about immigration. And please, whatever I say on this show, do not take as advice, because the format of the show is not advice. It's a public format show where I give you information about the immigration law. Now, generally or lawfully speaking, if a person makes an application, say as a student, he's trying to switch into a spouse visa. The first good news is from student, you can switch to a spouse visa. During the process of the application, the conditions of your work would be the same as they were as a student. So whatever the work restrictions you had as a student, they will remain in place during the period your spouse visa application is outstanding. Only once the visa has been issued to you, and it will say on the covering letter that now you can work full-time and you're not allowed to be a dentist, etc., then you can switch to full-time work. But prior to the issuance of a spouse visa, the spouse limited leave to remain visa, all the conditions would be the same for you, work conditions, as you were a student. So I do not have the full details of which course he was studying, but you said he was studying masters, and whether within the master's program there was a provision for him that he would be allowed to work full-time once the course is finished. You have to look into his visa category and which level of course he was doing. But in simpler terms, whatever work restrictions he had on his original visa, which is his Tier 4 visa, they will remain in place until
he is issued with a spouse visa. That's the simple answer to your simple information I could give you. इसके साथ ही मुझे बताया जाता है कि हमारे ब्रेक का टाइम हुआ है. अगेन देयर वुड बी ए email relating to the show at the bottom of the screen. और जिस तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हर ब्रेक पे जाने से पहले, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट ऑन सोशल मीडिया. प्लीज़ इस शो को सोशल मीडिया पे भी सपोर्ट करें एंड शेयर करें. अब हम लोग ब्रेक पे जाएंगे एंड देन वील टेक ओवर आवर लास्ट सेशन जिसमें इंशाल्लाह ताला आई ट्राई टेकिंग सम मोर कॉल्स फ्रॉम यू. सो आई विल सी यू आफ्टर द ब्रेक. वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स. अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज. हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं. अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001. Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. Welcome to West London Solicitors video vlog. अगर आपका कोई लैंडलॉर्ड डिस्प्यूट है, कोई लीज का मैटर है, आपका कोई बिजनेस डिस्प्यूट है या कोई लिटिगेशन का इशू है, आप हमसे रुजू कर सकते हैं. जो हमारी इनिशियल कंसल्टेशन है, अगर आप इस वीडियो का रेफरेंस देंगे, इस व्लॉग का रेफरेंस देंगे तो आपकी इनिशियल कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है. इस कंसल्टेशन के अंदर हम आपका लिटिगेशन या आपका डिस्प्यूट सुनेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि आपकी कॉस्ट क्या हो सकती है इसको परस्यू करने की. वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक. इससे पहले मैं और कॉल्स लूँ, मेरी बड़ी एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है विल्स एंड ट्रस्ट. और मुझे अभी पता चला है कि हमारे पास एक खालिद साहब हैं जो आप एटलीस्ट आज के दिन आई थिंक फिर एवरी वीक एक शो करेंगे विल एंड ट्रस्ट के ऊपर. सो मैं अभी तक उनसे मुलाकात नहीं हुई. शो को ख़त्म करके आई विल गो बैक स्टूडियो पे, वो आ गए एंड आई विल मीट हिम एंड आई वुड आपसे स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा सारों से कि उनका शो ज़रूर देखें. बिकॉज स्पेशली मैं नोट करता हूं कि फैमिलीज़ में काफ़ी अब प्रॉपर्टीज़ हैं क्योंकि हाउस प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं और ज़्यादातर टेंडेंसी ये होती है कि पेरेंट्स अपनी प्रॉपर्टी सारी बात अपने बच्चों को छोड़ के जाते हैं. देयर इज़ एन इम्प्लिकेशन जिसको हम टैक्स इम्प्लिकेशन कहते हैं इनहेरिटेंस टैक्स के अंदर. तो आई एम प्रिटी श्योर कि खालिद भाई उसके ऊपर बात करेंगे एंड आई थिंक यू विल फाइंड दिस शो क्वाइट फैसिनेटिंग. तो मैंने खुद अभी तक उनका शो नहीं देखा, मैं ज़रूर रिकॉर्डिंग पे लगाऊंगा और मैं बाद में देखूंगा बिकॉज दिस टॉपिक रियली फैसिनेट्स मी. सो अगर आपका इमिग्रेशन के अलावा विल एंड ट्रस्ट का भी कोई इशू है तो ज़रूर इस शो को कैच कीजिए आज. आई थिंक इट विल कम राइट आफ्टर माई शो. मैंने प्रोमोस तो नहीं देखे बट क्योंकि खालिद भाई अब शो स्टूडियो में पीछे बैठे हुए हैं तो आई एम प्रीटी श्योर कि मैं बाद में कैचअप कर लूँगा उनसे और कुछ चीज़ें मैं भी उनसे पूछ लूँगा. सो अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. हेलो जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सर कैसे हो, ठीक हो? बिल्कुल खैरियत से. आपका क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आपका शुक्रिया सर. पहले तो आपका हम शुक्रिया अदा करें, आप बहुत हमें इन्फॉर्म करते हैं. थैंक यू सो मच सर. मार्केटिंग के आपके 2.5 पाउंड पक्के हो गए सर. थैंक यू सर, आपका बहुत शुक्रिया सर. मेरा ऐसे एक क्वेश्चन है. मैं 2008 में एज ए स्टूडेंट आया था, ठीक है? ठीक है. तो मैं 2000 में फिर 2 साल का वीजा एक्सपायर हुआ, मैं ऐसा रहा बगैर वीजे के, ठीक है? 2016 में मैंने असाइलम किया. तो फिर 28 दिसंबर में मेरा वो रिफ्यूज हुआ. तो 28 दिसंबर में मेरा हेयरिंग हुआ. हेयरिंग में ये मसला हुआ कि वो फिर सही नहीं हुआ क्योंकि वो जो इंटरप्रेटर है उस पर मेरा कंप्लेंट हुआ. तो जज ने बोला कि ये फर्दर नहीं जाएगा, नेक्स्ट आपको देंगे. फिर एक मैनेजमेंट हेयरिंग हुई. मेरे को एक चिट्ठी आ गई हुमा बिस्तर की आपकी जरूरत नहीं है, ठीक है? मैनेजमेंट हेयरिंग. तो उसमें फिर मेरे को अपने रिप्रेजेंटेटिव ने बुलाया कि आपका क्या मूड है, आपका एविडेंस पे हम फैसला करेंगे, जज ने बोला है, या हेल्थ का जो एविडेंस है या जो भी आपके एविडेंस है केस के बारे में, या मतलब तुम अकेला रेडी हो कि तुम उधर अपेयर हो जाओ. तो 28 जनवरी को मेरा हेयरिंग. मैंने एक्सेप्ट किया कि मैं अकेला जाऊंगा, इंग्लिश में खुद बोलूंगा. तो कोई इंटरप्रेटर नहीं था तो मैंने खुद सारा कुछ अकेला किया. तो 3 हेयरिंग पे मेरा हेयरिंग कंप्लीट हुआ. अभी 28 जनवरी से अभी तक 90 डेज तकरीबन हो गए, मेरे कोई रिस्पांस ही नहीं आया. तो मतलब मैं बहुत कंफ्यूज हुआ. तो 3 साल हो गए वेट कर रहा हूँ, ना घर से बाहर निकलता हूँ, बीमार भी हूँ,
साइकाट्रिस्ट के थ्रू मेरा इलाज भी चल रहा है, उसका एविडेंस भी मैंने लगाया था क्योंकि उसने मेरे को बहुत अच्छे लेटर दिए थे, साइकाट्रिस्ट ने और जीपी ने। तो मुझे पता नहीं अभी मेरा क्या हाल है, क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच यार। देखो भाई, पहली बात तो ये है कि जब तक आपका केस कोई पढ़ नहीं लेता, कोई भी नहीं बता सकेगा कि आपके केस में कितना मेरिट है। जो कम से कम असाइलम केसेस या जो रेफ्यूजी स्टेटस के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें अच्छी बात यह है कि इतना ज़्यादा केस प्रेसिडेंट पड़ा हुआ है हर कंट्री के ऊपर कि कोई भी कॉम्पिटेंट पर्सन बड़े आराम से आपका केस सुन के आपको बता सकता है कि आपके केस में मेरिट कितना है। मीनिंग आया देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको रेफ्यूजी स्टेटस या डिस्क्रेशनरी लीव या प्राइवेट लाइफ के ऊपर वीज़ा मिलेगा, या देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि आपको वीज़ा मिलेगा, और वेरी लेस पॉसिबिलिटी। तो जो कॉम्पिटेंट लोग हैं वो आपको इमीडिएटली बता देते हैं असाइलम की बात सुनते ही, बिकॉज उस पर इतना ज़्यादा केस लॉ पड़ा हुआ है असाइलम के ऊपर, चाहे आप किसी भी कंट्री से ताल्लुक़ रखते हो। जहाँ तक आपकी स्पेसिफिक बात आती है तो सर ये बड़ा कॉमन चीज़ है कि एक दफ़ा जब आप कोर्ट से आ जाते हैं बाहर तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय सब्र के, बिकॉज जज कभी कभी 3 महीने लेता है, कभी 4 महीने लेता है, कभी 5 महीने लेता है अपना डिसीजन देने में। सिर्फ आप ये मेक श्योर कर लें कि आपने ट्राइब्यूनल को अपना घर का एड्रेस दिया हुआ था, या आपने अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बोला हुआ है कि जी अगर मेरा कोई डिसीजन आया मुझे इमीडिएटली बता दीजिएगा, वरना आप कोर्ट में फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। तो एक दफ़ा जब आपका डिसीजन आ जाएगा, मैं दुआ करता हूँ आपके हक़ में हो, तो ऑफ कोर्स देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि आपको फिर आगे वीज़ा कोई ना कोई मिलेगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपके हक़ में केस नहीं होता तो आपके पास एटलीस्ट 2 और वेन्यूज़ हैं अपील करने के, लेकिन वो अपील आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए वो आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं, वो आपका केस पढ़ेंगे और वो फिर आपको बताएंगे कि एरर ऑफ लॉ जज की जजमेंट में है या नहीं। लेकिन उससे भी पहले मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ कि अगर आप किसी एक्सपीरियंस्ड प्रैक्टिशनर के पास जाएं, वो आपका असाइलम केस सुन के ही बता सकते हैं आपको, जिस बेसिस पे आप असाइलम करना चाह रहे हैं, कि आपका रेफ्यूजी स्टेटस का क्लेम बनता भी है या नहीं, या प्रोटेक्शन का क्लेम बनता भी है या नहीं। तो आपके लिए रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सब्र से काम लें, जब डिसीजन आ जाए तो किसी बंदे के पास जाएं, वो फिर आपको बताएगा डिसीजन पढ़ने के बाद कि अगर आपके खुदा न खास्ता हक़ भी नहीं है कि आगे आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हेलो हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा एक्चुअली 2 क्वेश्चंस है। जी हेलो जी जी, आप टीवी पे मेरी आवाज़ ना सुने, आप टेलीफोन पे अपना सवाल पूछ लें और टीवी पे मेरा जवाब सुन लें। एक्चुअली मैंने अभी अप्लाई करना है नेशनलाइजेशन के लिए, ठीक है। मेरा टाइम ऑलरेडी मुकम्मल हो चुका है जी। 9 अप्रैल को, ठीक है, ठीक है, ILR के बाद। ठीक है, लेकिन मेरा एक्चुअली एक छोटा सा डाउट है कि मैंने असल में असाइलम किया था अबाउट 2012 में, ठीक है। तो मेरा स्टूडेंट वीज़ा था, लेकिन स्टूडेंट वीज़ा मेरा रन आउट हुआ था 28 फेब को, और जबकि मैंने उन्हें कॉल की थी असाइलम के लिए अबाउट आफ्टर 10 डेज रनिंग आउट माय वीज़ा, ठीक है। तो वो एक्चुअली मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि ये चीज़ इफेक्ट करती है कि अगर आप ओवरस्टे है तो आपको वो 10 ईयर्स की लाइन में लगा देते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली मेरे 10 ईयर्स तो अभी कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन मेरा वो ILR का 1 साल पूरा हो गया 9 अप्रैल को, तो अभी मैंने करना है उसका नेशनलाइजेशन के लिए। तो एक तो इसका प्लीज बता दें, और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने अपना B1 का टेस्ट दिया था, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज का, इसी के लिए नेशनलाइजेशन के लिए। लेकिन वो मैंने एक्चुअली उसको किया था, बुक किया था ऑनलाइन मोबाइल से। तो वो मेरा गलती से जो है ना, मेरा अपना एड्रेस की बजाय मेरा नेक्स्ट डोर एड्रेस का जो है वो क्रैक हो गया था, ठीक है। तो मेरा सर्टिफिकेट तो आ गया, मुझे मिल भी गया, वो नेक्स्ट डोर मेरे दोस्त थे उनके घर चला गया था। तो ये चीज़ तो इफेक्ट नहीं करती। बस ये 2 क्वेश्चन है, प्लीज आप मेरे क्लियर कर देते। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। देखें, जहाँ तक सर्टिफिकेट की बात है वो इफेक्ट नहीं करती, बट यू कैन ईजिली कॉल बैक द अवॉर्डिंग बॉडी और उनको बोलें कि यार ये थोड़ा सा एड्रेस की वेरिफिकेशन में इशू हो गया था, इसको करेक्ट कर लें। दे विल अमेंड दैट फॉर यू, बिकॉज टेस्ट आपने दिया, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। जहाँ तक बात आती है ओवरस्टे पीरियड की, बिकॉज अगर आप रिसेंटली भी गुड करेक्टर रिक्वायरमेंट की नई पॉलिसी देखें तो उन्होंने बड़ा स्पेसिफिकली ओवरस्टे पीरियड के ऊपर दोबारा से एक पूरा सेक्शन दिया हुआ है, तो दे आर टेकिंग इट क्वाइट सीरियसली। तो उसका जो सबसे आसान हल है
वो ये है कि अगर आपने असाइलम किया था और इन टाइम किया था, या 14 उस ज़माने में आपको याद है नवंबर 2016 से पहले होता था 28 डेज़ ओवर स्टे पीरियड, अगर आपने उस पीरियड के अंदर किया और बाद में आपको असाइलम मिल गया है तो फिर देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि वो इस चीज़ को ओवरलुक करेंगे। और अगेन ये बात देख लें कि जो गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट है वो होम ऑफिस की डिस्क्रेशन के ऊपर होता है। लेकिन अगर आपका असाइलम फिर रिफ्यूज़ हुआ था, अपील राइट्स एग्जॉस्ट हुए और फिर किसी और तरीके से आपने ये वीज़ा लेके फिर इंडेफिनेट लिया है, तो फिर तो बेहतर ये है कि आप वेट कर लें कि जब आपको प्रॉपर वीज़ा इशू है और उधर से 10 ईयर्स काउंट कर लें। तो वो प्रीवियस आपकी हिस्ट्री क्या है वो इतने छोटे टाइम पे ना आप बता सके, मैंने आपसे पूछी कि जी अगर आपने असाइलम क्लेम किया, आया वो असाइलम आपको मिला या नहीं मिला। लेकिन अगर वो असाइलम आपको मिल गया था बाद में, then there is a good possibility the home office may overlook। लेकिन जहाँ भी आपको थोड़ा ग्रेश नज़र आता है एरिया, तो मैं यही बात करूँगा कि किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके इन पर्सन बात कर लें, वरना टेक द रिस्क। सारी बात है 1200-1600 पाउंड का ये रिस्क है, बिकॉज तकरीबन इतनी फ़ीस है विद ऑल थिंग्स इंक्लूसिव ऑलमोस्ट 1200 पाउंड्स। बिकॉज अगेन एंड अगेन मैं लोगों को बताता हूँ कि ये जो गुड कैरेक्टर पॉलिसी है ये डिस्क्रेशन है होम ऑफिस की, और कभी कभी अगर वो आपको वीज़ा ना दें उसकी बेस पे आप चैलेंज भी उसको कर सकते हैं। बट आई थिंक बिफोर डूइंग ऑल दिस आप किसी के पास जाएं, बिकॉज दे मे वांट टू आस्क यू सम मोर इन्फॉर्मेशन कि जी प्रिसाइसली बताएं किन डेट्स को अप्लाई किया, बाद में वीज़ा मिला नहीं मिला, एंड देन दे कैन मेक अ वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन कि आया आप नेशनलाइजेशन अप्लाई करें या जिस दिन आपको प्रॉपर वीज़ा पहली दफ़ा मिला है उधर से 10 ईयर्स काउंट करें। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा आपसे क्वेश्चन था कि मैं सेटलमेंट वीज़ा पे पाकिस्तान से यूके आई थी मार्च 2017 में। जी मैम। और नवंबर में मुझे 2.5 साल हो जाएंगे और मैंने एक्सटेंशन अप्लाई करनी है जी। तो मुझे उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, और सेकेंडली मेरा जो बेबी है क्या मैं उसके डॉक्यूमेंट भी साथ लगा सकती हूँ? जी थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल आप बेबी के लगा सकते हैं, लेकिन जो मेन रिक्वायरमेंट है आपकी वो यही है कि 2 साल से अपने स्पाउस के साथ रह रहे थे, आपने नया इंग्लिश टेस्ट दे दिया है, एंड फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को आप पूरा करते हैं इफ़ यू वांट टू स्टे ऑन द 5-year रूट। एंड फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट में वही आ जाता है 18,600 की रिक्वायरमेंट इफ़ योर बेबी इज़ ब्रिटिश, और अगर आपका बेबी ब्रिटिश नहीं है तो फिर वो रिक्वायरमेंट ऊपर चली जाती है। तो अगेन जो मेन चीज़ें वो देखते हैं कि जो आपका प्रीवियस 2 ईयर का पीरियड था और जब से आप आए हैं और आप एक्सटेंशन करने लगे, यू आर लिविंग इन द सेम हाउस विद योर फैमिली, बच्चा आपके साथ है, आपके हस्बैंड आपके साथ है, यू इन अ सब्सिस्टिंग रिलेशनशिप, एंड अब फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर रहे हैं, इंग्लिश की रिक्वायरमेंट आपकी पूरी है, एंड देन होपफुली दे विल ग्रांट यू द वीज़ा। और घबराने की बात नहीं है, अगर आप फॉर्म जब फिल भी ऑनलाइन करती हैं या किसी से करवाती हैं तो पूरी लिस्ट चेकलिस्ट आ जाती है, एंड इट्स नॉट दैट मुश्किल वाली चेकलिस्ट नहीं है। अब मुझे बताया जाता है हमारा शो इख्तिताम पे हुआ है। कपल ऑफ अनाउंसमेंट्स जो मैं हमेशा अपने शो के एंड में करता हूँ। द ईमेल इज़ शो की ईमेल एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। उसके अलावा अगेन मैं जितना थैंक यू बोलूँ कम है कि आप सोशल मीडिया पे शो को सपोर्ट करते हैं। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग द शो ऑन सोशल मीडिया और उसको शेयर भी कीजिए। उसके अलावा मैं सोच रहा था कि आज शायद कोई मुझे 322(5) के ऊपर सवाल करे, बिकॉज उसके ऊपर एक रीसेंट केस लॉ आया था। आई वाज वेरी कीन ऑन दैट, लेकिन किसी ने किया नहीं, एंड आई डिडंट वांट टू टेक अवे, क्योंकि मैं अगर उस पर बोलना शुरू हो गया बहुत ज़्यादा बोलूँगा और फिर कॉल्स मिस हो जाती हैं। तो शायद अगले वीक कोई सवाल कर ले तो मे बी वी कैन डिस्कस दैट। जाने से पहले एक और बात मैं बोलूँ जो मैं हर वीक बोलता हूँ कि प्लीज़, आपको पता ही NHS फ्री है, तो अगर आपका डॉक्टर है, आपके GP हैं, तो प्लीज़ अपना वेलमैन चेक करवाएं, सारे ब्लड्स वगैरह, जस्ट टू मेक श्योर कि यू इन गुड कंडीशन। सारा फ्री है तो व्हाई नॉट। और आखिरी चीज़ जो मैंने अपनी ब्रेक पे आने से पहले भी बोला कि आई थिंक विल्स एंड ट्रस्ट के ऊपर अभी शो होगा, एंड आई एम वेरी कीन कि क्या उसके ऊपर बात होती है, बिकॉज दैट सब्जेक्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। ये नहीं कि मेरे पास कोई जायदाद है, बट आई नो कि लोगों की बड़ी इसके ऊपर प्रॉब्लम्स होती हैं। सो इंशाल्लाह ताला आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।